वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और ये आपने जाना ही है कि पाकिस्तान में आपने सुना है कि बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से 3 दिनों में कोई 43 अमवात हो चुकी हैं, 43 लोगों की जान जा चुकी है। और हमारे पास ये टोल नंबर्स ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, या जो जितने रजिस्टर्ड होते हैं वो आते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। बारिश भी हो रही है, मौसम में ऐसी कोई तब्दीली आ रही है, जैसे कि मैं अभी ये पढ़ रही थी कि इस टेन्योर में इस टाइम पे ख़ास तौर पे अप्रैल के मंथ में कुछ साल आप पीछे चले जाएं तो हीट वेव हुआ करती थी कराची में। आज जो है यहाँ बारिश हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ पहले भी बारिश होती रही है, लेकिन अब इतनी बिजली कड़की है और बिजली गिरी है। एक्चुअली कराची में भी एक घर पर गिरी, और भी मुख्तलिफ इलाकों में, कि अब आपको ये माहौलियाती चेंजेस जो हो रहे हैं इसमें ऐसे लगता है कि ख़ुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहले तो हम इस टॉपिक को फिर भी कहीं ना कहीं डिस्कस करते थे, गवर्नमेंट के भी एजेंडाज में ये टॉपिक मौजूद है, लेकिन इस पर उस तरह से काम नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया एनवायरमेंटल चेंज को बहुत सीरियसली ले रही है। इस चेंज की वजह से जो डेथ्स होना शुरू हुई हैं, तो दिस इज़ हाई टाइम दैट वी टॉक अबाउट इट, और हमें पता चले कि हमें करना क्या है। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रही है इस वक्त एनवायरमेंटलिस्ट हैं मरियम शब्बीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मरियम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी मरियम, सो हमें ये बताइए कि ये जो अब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में अपने ज़िक्र किया, इससे निमटने के लिए और इससे बचने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए आप क्या समझती हैं, क्या करना चाहिए? जी, बेसिकली जैसे कि आपने थंडर और लाइटनिंग का कहा, तो ऑफ कोर्स क्लाइमेट, ये मॉइस्चर जो हवा में होता है और जो टेम्परेचर का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है, आयनाइजेशन प्रोसेस, इसकी वजह से बेसिकली होता है। तो हुँ, इसका ज़्यादा लेना-देना तो इस चीज़ से है कि हम अपने एमिशंस को किस तरह और टेम्परेचर को और क्लाइमेट चेंज को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। हुँ, आई थिंक इसका जो पुराने ज़माने में कहा जाता कि लाल कपड़े ना पहने, वो वाला फ़ॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। लेकिन आई डोंट रियली हैव अ सॉल्यूशन टू टेल कि इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा नमी वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे हवा ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है, और जो टेम्परेचर का फिर उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, अगर हवा ज़्यादा गर्म होती है, तो वो साइकिल उसी के फिर ज़्यादा फ़ॉर्म होने शुरू होते हैं, और उसकी वजह से थंडर और लाइटनिंग का जो इम्पैक्ट होता है, वो किसी भी जगह फिर आ सकता है। इसका ज़्यादा तो यही किया जा सकता है कि इसकी फ़ोरकास्ट भी उस तरह से नहीं होती, तो ज़्यादा तो यही किया जा सकता है कि आप एमिशंस पे हर एक मुल्क अगर कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो उससे इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। बेसिकली ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये ह्यूमन हुँ। मेड नहीं है। लेकिन जो जैसा कि मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर किसी जगह ज़्यादा है, या टेम्परेचर राइज़ की वज़ह से जो है वो अच्छा इसमें मरियम, इसमें हम इस तरह कर 70% लेते हैं कि पहले तो जो एनवायरनमेंट पाकिस्तान का हो गया है और जो चैलेंजेस आ गए हैं, जो अनसर्टेनिटी आ गई है, इसके बारे में आप ये कह रही हैं कि ये जो गैसेस हैं और जितना ये धुआं है और ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से हमारा माहौल ख़राब हो रहा है और इस तरह की अनसर्टेनिटी प्रिवेल करी है। ये कहना चाह रही हैं आप? जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपके जो इंक्रीज़िंग टेम्परेचर्स हैं, हुँ, ऑफ़ कोर्स सबसे मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपका फॉसिल फ्यूल्स हैं। आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, आपके जो अनसस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेज़ हैं, जो हर जगह हो रही हैं। सिर्फ़ कूड़े को ही आप देख लें, तो कोई मैकेनिज़्म पाकिस्तान में नहीं है। तो हुँ, लेकिन जो मेजर मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ़ कोर्स सबसे टॉप पे फॉसिल फ्यूल ही है, और ऑयल कंज़म्पशन जो है, उनकी वज़ह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ज़्यादातर करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने मुल्क में भी करने की ज़रूरत है। तो ये जो जी। आपके आपकी जो कॉज़ेज़ हैं, ये बहुत मेजर हैं, और इसमें जो ख़ास तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इस पे उसकी वज़ह से पाकिस्तान जो है वो उसकी लपेट अच्छा, में आ रहा आपको है। अभी ये चीज़, क्योंकि आप यूएस में हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट के को किस तरह से लिया जाता है और क्या काम किया जा रहा है एनवायरनमेंट के लिए? जस्ट टू मेक द जी, कंपैरिज़न। जी, बिल्कुल ऑफ़ कोर्स यूएस तो एक फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज़ हैं, जो लॉबीज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप किसी भी स्टेट में अमेरिका की जो 50 स्टेट्स हैं, किसी भी जगह देख लें, तो आपको यही नज़र आएगा, और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता।
लेकिन चूंकि ये एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है तो आपको जगह जगह कूड़ा नजर उस तरह से नहीं आएगा। इनका वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम अच्छा है, बेसिक फैसिलिटीज बिल्कुल अच्छी हैं। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, लेकिन जैसे वर्मोंट नहीं, स्टेट मैं यहाँ ये मैं हूँ, जानना चाह यहाँ रही पे हूँ एयर कि उन्होंने क्वालिटी है। एनवायरनमेंट के लिए क्या ऐसा किया है जो पाकिस्तान को सीखने की ज़रूरत है? जी, जैसे मैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को आपको हुँ, मेंशन कर रही थी कि यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको कहीं भी कूड़ा नज़र नहीं आता है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलता है कि सिविक सेंस बहुत अच्छी है। आपको लोग भी जगह-जगह कूड़ा फेंकते नज़र नहीं आएँगे, उनमें सेंस है और खुद से वो इनिशिएटिव लेते हैं कि उन्हें घर में वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। जैसे प्लास्टिक का वेस्ट है, उसको अलहदा रखना है, उसकी कलेक्शन के लिए अलहदा लोग यहाँ पर आते हैं। जो पेपर वेस्ट है, उसको अलहदा से रखते हैं, क्योंकि ये 2 वेस्ट ऐसे हैं, इनको रिसाइकिल किया जाता है। जी, डोमेस्टिक वेस्ट जो है उसको दूर ट्रांसपोर्ट करके उसकी प्रॉपर लैंडफिल साइट्स हैं, जो कि पाकिस्तान में आपको ओपन डंपिंग ग्राउंड्स मिलते हैं और कूड़ा जला दिया जाता है। यहाँ मैकेनिज्म उस तरह से नहीं है। यहाँ आपको रिसाइक्लिंग और उसको जला के उससे एनर्जी पैदा करने के मुख्तलिफ स्टेट्स में मैकेनिज्म्स हैं। अगर एनर्जी उससे नहीं पैदा करते हैं तो प्रॉपर लैंडफिल साइट्स हैं, आपको ओपन डंप हुआ हुआ कहीं जी, नजर नहीं आता है। इसी तरह आपको जो वाटर क्वालिटी, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक चीज होती है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी, आपको सच डिट्यूरिएटेड आपको नजर नहीं आती है। उनको जो स्टैंडर्ड्स हैं भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान एयर क्वालिटी या पाकिस्तान की वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड से परमिसिबल लिमिट्स उससे बहुत बेहतर हैं। जो यहाँ के स्टैंडर्ड खराब समझे जाते हैं वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिर भी बहुत बेहतर हैं, जो हमारे वाटर क्वालिटी या एयर क्वालिटी इंडेक्स की हैं। तो बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हुँ, जो कि आपकी लिंक करती हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ और रिसोर्सेज और स्किल सेट्स के ठीक है। साथ। ऑफ अच्छा कोर्स फर्स्ट मरियम, वर्ल्ड ये कंट्री। बताइए कि क्योंकि पाकिस्तान में जो सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है, मौसम मज़ीद कितना ख़राब हो सकता है हमारे लिए और क्या-क्या चैलेंजेज़ हमें फ़ेस करने पड़ सकते हैं? जी, नुसरत, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि अभी तक जो स्प्रिंग चल रही है उसमें किस तरह का थ्रू आउट द वर्ल्ड पाकिस्तान को इंक्लूड करके किस तरह का मौसम चल रहा है। आप देखें कि फसलें तैयार हैं लेकिन बारिशें अनप्रेसिडेंटेड हुए जा रही हैं। सवात में जो है वो सैलाब आया हुआ है। लंदन में जो है वो अर्ली स्प्रिंग चल रही है, वहां पर तो वहां पर अर्ली स्प्रिंग थी, लेकिन वहां पर साथ साथ आपकी बारिशें उधर भी चल रही हैं। अमेरिका की कुछ स्टेट्स में भी आप देखें तो इसी तरह जो है वो अर्ली स्प्रिंग है, लेकिन बीच में टेम्परेचर राइज के बाद 10 डिग्रीज एटलीस्ट जो है वो वार्मर आपकी यहाँ पे समर रही है, और सही। बर्फ बीच में आ रही है। पता नहीं चल रहा कि स्प्रिंग है या सर्दी है अभी तक। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखें कि बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज, बहुत ज्यादा उसके अनप्रेसिडेंटेड इम्पैक्ट आ रहे हैं, और कोई भी जो कंट्रीज इनके पास रिसोर्सेज हैं वो तो खुद को अगर इम्पैक्ट उनका आता भी है तो वो किसी हद तक टैकल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि उसके पास रिसोर्सेज टैकल हुँ, करने के नहीं है, ना कैपेसिटी उस तरह से है, तो उसका इम्पैक्ट भी फिर उसी तरह से आए जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये जो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल पाकिस्तान में हो रहा है, इसमें अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए जो है वो जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनको प्लानिंग करने की जरूरत है। आगे बरसात आएगा तो आपको घर से कोई निकलने के काबिल नहीं रहेगा, तो हर बिल्कुल। एक गवर्नमेंट को उसकी प्लानिंग पे तवज्जो देने की जरूरत है। अडेप्टेशन और मिटिगेशन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग लोगों की करने की जरूरत है कि जैसे जगह जगह सैलाब आ जाते हैं अगर, हुँ, या हुँ। हीट वेव्स आगे आ जाती हैं, तो उनके लिए कूलिंग सेंटर्स कायम किए जाएं हॉस्पिटल्स में, जी। और जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उसमें बेसिक मेडिकेशंस का प्रोवाइड किया जाए। तो बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लान जो है वो हर एक गवर्नमेंट को लेने की जरूरत है। आपको पता ही है कि 18th अमेंडमेंट के बाद तो हर प्रोविंस को अपनी जिम्मेदारी एनवायरमेंट रिलेटेड बिल्कुल खुद दी लेनी गई है है, और लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ देखने में आया नहीं है क्योंकि अर्बन फ्लडिंग की जो आपने बात की, ये गुज़िश्ता कुछ सालों से हो रही है, वक़्तन-फ़वक़्तन होती है, अभी रिसेंट तो नहीं हुई, लेकिन कुछ सालों पहले हुई, फिर उससे पहले हुई। बिकॉज़ आई रिमेंबर वन ऑफ द टाइम्स जब मैं टेलीविज़न पर ही थी और ऐसी अर्बन फ्लडिंग हुई थी कि हम बल्कि पीटीवी में मैं थी और हम लोग खिड़कियों से अंदर गए थे क्योंकि सारी फ्लडिंग इस तरह से हो चुकी थी, कोई भी कराची में बाहर नहीं निकल रहा था। तो ये चीज़ें तो हम पहले भी देख चुके हैं, भुगत चुके हैं बल्कि, लेकिन इस पे कोई ख़ास ऐसी सोच बेदार नहीं हुई है जो हमारी गवर्नमेंट की हो या हमारे इदारों की हो। हमारे पास एनडीएमए है, पीडीएमए है, हर प्रोविंस के लिए जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कोई ख़ास प्लानिंग नहीं हुई है। तो एज़ एनवायरमेंटलिस्ट आप क्या समझती हैं कि चीदा-चीदा कौन से नुकात हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले सोची जानी चाहिए या इस पे काम हो जाना चाहिए एज़ फार एज़ द प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड?
जी बिल्कुल आपने ये जो प्लानिंग का एंड में बिल्कुल पॉइंट किया, दैट इज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इनटू इट। जो आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले जो अर्बन प्लानिंग है इसको बहुत ज्यादा इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जितना कराची ने या किसी भी शहर ने फैलना था उतने से ज्यादा उसको मजीद ना फैलाएं। आपकी जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज, वो बहुत ज्यादा उनकी लॉबी स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग है। लोगों की घरों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत फैलती जा रही है। उसकी वजह से वो दरख्त काटते हैं, जो थोड़े दुकान आपको नजर आते हैं शहरों में, वो भी काट दिए जाते हैं। तो आप जब पूरी जमीन को कंक्रीट में बदलते हैं तो फिर बारिश होती है तो उसको एब्जॉर्ब होने का जमीन में कहीं से रास्ता नहीं मिलता, तो फिर आपको अर्बन फ्लडिंग का इम्पैक्ट नजर ओह आता है। तो यस। जो सिटीज की प्लानिंग है वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आपके जितने बरसाती नाले जिनको कहा जाता है, चाहे कराची में है, चाहे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, आपको मुख्तलिफ हर शहर में इनिशियली जो प्लानिंग थी पुरानी उनमें है, उनको क्लियर करे। जो आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट या उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके क्लियरेंस अभी हम्म। से कर दें, ताकि अगर बारिश होती है तो उससे गुजरने की उनकी गुंजाइश हो। इसके अलावा जो सबसे सस्ता तरीका है, जितनी सी भी जगह आपको मिलती है जी। उसमें दरख्त जरूर लगाएं, जो लगे हुए हैं उनको ना काटें। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो आपकी हम्म। पुरानी बसेस जो धुआं छोड़ती हैं बहुत ज्यादा, और उनको आप जो है उनका प्रॉपर चेकिंग का सिस्टम होना ठीक है। चाहिए, उनको अच्छा सर्टिफिकेट मरियम, इश्यूज एक दो होने चाहिए। चीज़ें और भी पाकिस्तान के हवाले से, ये कि पाकिस्तान में क्योंकि पानी की कमी है तो खदशा हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी भी है, तो ड्राउट का कोई कहत का खुदा न खास्ता कोई खदशा है जो पाकिस्तान पर मंडला रहा है? जी, आप चोलिस्तान साइड पे और जो थरपाकर के आपके जितने इलाके हैं उसमें हम्म। तो हमारी तारीख गवाह है कि जी। वहाँ पर पानी की हमेशा से ही आपको कमी मिलती है, और ड्राउट्स पे ड्राउट्स आपके बार-बार आते रहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो उन्हीं इलाकों में होता है। और क्लाइमेट चेंज का जो ये वन ऑफ द इम्पैक्ट जो है वो वहाँ पर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन वार्मर टेम्परेचर्स की वजह से नॉर्दर्न इंडिया में जो आपकी बर्फ जो थोड़ी बहुत इस दफ़ा बहुत लेट पड़ी थी, वो ऑफ कोर्स तेजी से मेल्ट हो रही है। और वो अगर मेल्ट होती है तो ऑफ कोर्स फिर नॉर्दर्न एरिया में आपके जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं उनके आने का खतरा होता है। शहरों में तो जैसे जी। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल की वजह से मैंने बताया अर्बन फ्लडिंग है। तो जो आपकी लोकेशन है डिफरेंट, पाकिस्तान जो है वो ट्रेन बड़ा मुख्तलिफ है, तो हर हम्म। इलाके के अपने अपने चैलेंजेस हैं। कराची में जैसे सी लेवल राइस है तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो राइट। मुख्तलिफ तरह के जो है वो इम्पैक्ट मुख्तलिफ तरह के प्रोविंसेस में आपको अभी से हो रहे हैं। जैसे सवात में जो है वो सैलाब आया हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड रेन की वजह से लोगों के घर गिरे हुए हैं। तो इसी तरह से आई थिंक जैसे कि आपने बताया कि हम्म। एनडीएमए और पीडीएमए और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, सूबों के साथ उन्हें मिल के, सूबाई हुकूमतों के साथ भी मिल के बैठना चाहिए उन्हें, और बहुत ज्यादा उस पर एक्सटेंसिवली। अब मेरा ख्याल है कि प्लान बनाने से ज्यादा एक्शन की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम 1947 से लेके अब तक ये इम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये प्लान होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जो एक्शंस हैं उनमें ट्रांसलेट अप होना चाहिए। बिकॉज वी आर ऑलरेडी बिल्कुल लेट। बहुत सारी बिल्कुल। चीजें ऐसी हैं जो हमें खुद करनी है, जो बाहर के ममालिक हमारे लिए नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरियम, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने काफ़ी सारी बातें बताई हैं। और ये खदशात और ख़तरात वो हैं जो पहले भी डिस्कस होते रहे हैं, लेकिन अब आप देख लीजिए कि किस दहाने पर आके हम खड़े हो गए हैं। लेकिन हमारी एनवायरमेंटल के जो इश्यूज़ जो हैं वो अपनी जगह है। हम तो आज तक ये मक्खियाँ नहीं हटा सके। आप देखिए, ये मक्खियाँ ऐसे आती हैं और तंग करती हैं ड्यूरिंग द शोज़। तो आज तक हमारे पास वो शायद स्प्रे नहीं बने, या हमारे पास वो सफाई का निज़ाम नहीं हुआ, या हमारे पास वो तरीका ही नहीं उजागर हुआ, या हमारी अपनी कोई वैली नहीं है कि हम ये मक्खियों को ही ख़त्म कर दें। तो बाकी सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं वो कैसे पूरी हो पाएंगी। खैर, दिस इज़ हाई टाइम दैट वी थिंक अबाउट इट। और ये भी तरबियत का एक मेजर हिस्सा है, जुज़ है। क्योंकि हमें तो ये कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो आधा ईमान ही आपका नहीं है अगर सफाई नहीं है। तो अब मैं और आप क्वेश्चन कर लें अपने आप से और इर्द गिर्द वालों से कि हम कितने निस्फ ईमान हमारा है या नहीं है। विद दैट एक ब्रेक आ गया है।